नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक थर्मल फिजिक्स में हमारे पास है जूल थॉमसन कोफिशिएंट। तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट आज हम पढ़ेंगे। कल हमने जूल थॉमसन इफेक्ट पढ़ा था कि इफेक्ट क्या होता है या जूल थॉमसन एक्सपेंशन क्या होता है। ठीक है, तो कुछ सब टॉपिक्स जो हम जूल थॉमसन कोफिशिएंट में कंसीडर करेंगे वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट को हम पहले समझेंगे क्या होता है, फिर उसके बाद हम किस तरीके से इससे कूलिंग इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट होता है, फिर हम इसको डेराइव करेंगे। तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट को डेराइव करने के बाद हम इसको डिफरेंट एक्सप्रेशंस में लिखेंगे थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स में। ठीक है, फिर हम इस एक्सप्रेशन से कोफिशिएंट से हम इन्वर्जन कर्व और इन्वर्जन टेम्परेचर को समझने की कोशिश करेंगे। ये कर्व बनाए किस तरीके से जाते हैं वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कंप्लीटली। ठीक है, फिर हम देखेंगे जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट है जिसको हम डेराइव करेंगे उसको ना हम और कैसे लिख सकते हैं अलग तरीके से। तो एज अ सम ऑफ टू इफेक्ट्स, जहाँ पर जूल्स लॉ और बॉयल्स लॉ के एज अ सम ऑफ दीज टू लॉज हाउ जूल थॉमसन कोफिशिएंट कैन बी एक्सप्रेस्ड, है ना, एंड हाउ इट रिवील्स टू डिस्टिंक्ट डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, वो हम चीज़ देखेंगे। समझ में आए चीज़ें। ठीक है, फिर उसके बाद हम इंटीग्रल जूल केल्विन इफेक्ट देखेंगे कि जो इंटीग्रल जूल केल्विन इफेक्ट होता है वो क्या होता है। समझ में आए चीज़ें। तो छोटा सा टॉपिक है, तो आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखो, हमने प्रीवियस लेक्चर में जूल थॉमसन इफेक्ट पढ़ा था, है ना। तो जूल थॉमसन इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था, तो जैसे जब गैस जो है, ये जो हमारे पास सपोज इट गैस इज देयर, है ना, इट हैज सम टेम्परेचर T1 एंड तो उसको हम क्या करेंगे, गैस को एक्सपेंड करेंगे। क्या करेंगे, एक्सपेंड करते हैं गैस को। तो गैस जब पास होती है ना पोरस प्लग्स से, ठीक है ना, तो स्मॉल होल्स आर देयर थ्रू विच गैस एक्सपेंड्स। तो गैस मूव करती है हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ एट कांस्टेंट एंथैल्पी। तो उसके टेम्परेचर में क्या आता है, चेंज आता है। समझ में आया। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, वो जूल थॉमसन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, एक टर्म से लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट, यानी चेंज इन टेम्परेचर, है ना, विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर। तो एक्सपेंशन में क्या होता है, प्रेशर में एक्सपेंशन में प्रेशर डिक्रीज हो जाता है ना। तो जूल थॉमसन एक्सपेंशन में क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी। समझ में आया। इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल थॉमसन कोफिशिएंट बोलते हैं या जूल केल्विन कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम आज हम इसका एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर पूरा देखेंगे। ठीक है, समझ में आए चीज़ें। तो ये है, सो दिस इज व्हाट इट इज़ देयर। अब साइन जो है, इसका जो साइन है भाई, ये अब नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, अब ये टर्म नेगेटिव पॉजिटिव आएगी तो वो डिपेंड करता है किस पर, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर और थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ गैस। तो हीटिंग प्रोड्यूस होगी या कूलिंग प्रोड्यूस होगी वो टेम्परेचर के साइन से तो पता चलेगा हमें। समझ में आई बात। तो ध्यान से देखो, एक्सपेंशन में क्या होता है, हम जानते हैं एक्सपेंशन में जो प्रेशर होता है, डेल पी जो प्रेशर होता है वो कम होता है, तो ये नेगेटिव आएगा। समझ में आई बात। ठीक है, तो ये जो टर्म है, ये टर्म तो नेगेटिव आ गई। ठीक है, और टेम्परेचर भी क्या आ जाए, सपोज नेगेटिव आ जाए। समझ में आए, एक्सपेंशन के दौरान टेम्परेचर भी सपोज क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। तो जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो होगा, देखो माइनस से माइनस कटेगा तो ये टर्म तो ग्रेटर देन जीरो आएगी। समझ में आया। तो ग्रेटर देन जीरो आ गई ये टर्म। ठीक है, तो यानी ग्रेटर देन जीरो आने का मतलब है कूलिंग प्रोड्यूस होगी, क्योंकि टेम्परेचर नेगेटिव आया था ना। समझ में आई चीज़ें। तो ये है, ध्यान रखना। ठीक है, तो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो जो इसका साइन है ना और ये मैग्नीट्यूड है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर डिपेंड करता है। अब मैंने बताया था जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। ठीक है ना, हमने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कूलिंग प्रोड्यूस करते हैं। यदि अट्रैक्टिव फोर्स, वो फोर्सेज जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज रिपल्सिव इन नेचर होती हैं तो वो हीटिंग प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमने समझी थी। तो वही है जो साइन है वो जो बताएगा हमें कि हीटिंग प्रोड्यूस होगी, कूलिंग प्रोड्यूस होगी, वो डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर और गैस की थर्मोडायनेमिक स्टेट्स पर, यानी प्रेशर कैसा है, टेम्परेचर कैसे है। समझ में आई बात। ठीक है, तो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, यानी इसका मतलब होगा जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, समझ में आया। अब देखो ध्यान से, अब जो मोस्ट ऑफ द गैसेज होती है ना, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये कूल हो जाती है एक्सपेंड करने पे ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स, यानी जनरली रूम टेम्परेचर्स पर। जब हम इनको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं तो ये कूल हो जाती है। कैसे होती है वो हम सारा समझेंगे। ठीक है, बस फिलहाल के लिए अभी आप ये ध्यान रखो कि जो मोस्ट ऑफ द गैसेज होती है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो जनरली क्या होती है, कूल हो जाती है ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स पर। ये ध्यान रखो, ऑर्डिनरी टेम्परेचर जनरली रूम टेम्परेचर की बात करूँ मैं। तो इन गैसेज में कूल होने का मतलब ये होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, डोमिनेट होते हैं। तो फोर्सेस क्या है, अट्रैक्टिव है इन नेचर है। तो पार्टिकल एक दूसरे को अपने पास लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एक्सपेंशन। समझ में आया। तो हम जब एक्सपेंशन कर रहे हैं तो हम पार्टिकल को दूर दूर ले जाना चाह रहे हैं। इसका मतलब हो गया जो गैस है इट हैज़ टू डू सम वर्क सो दैट पार्टिकल्स कैन मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। उसकी इंटरनल एनर्जी में कुछ डिक्रीज आएगा, तभी तो पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, क्योंकि फोर्सेस तो पास में लाना चाह रहे हैं लेकिन हम उसको दूर ले जाना चाह रहे हैं, हम गैस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। तो इट मीन सम वर्क हैज़ टू बी डन बाय द गैस। तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, उसकी एनर्जी कम होगी तो
जो टेम्परेचर है गैस का वो ड्रॉप हो जाएगा। तो जब पार्टिकल्स दूर जाएंगे, दूर चले जाएंगे, ठीक है ना, देर उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना, बिकॉज ए पार्टिकल्स आर मूविंग अगेंस्ट द अट्रैक्टिव फोर्स। समझ में आया, दे आर मूविंग अगेंस्ट द अट्रैक्टिव फोर्स, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कुछ खास नहीं होगी, और हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या होगा, टेम्परेचर में ड्रॉप होगा। तो ड्यूरिंग थ्रोटलिंग क्या होगा, जो एनर्जी होगी टू ओवरकम अट्रैक्टिव फोर्सेज, वो एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द इंटरनल एनर्जी, और वो कम हो जाती है तो टेम्परेचर भी ड्रॉप आता है। तो ये चीज़ें समझ में आए, ठीक है। हालांकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, यदि आप ध्यान से लेक्चर्स को देखते आ रहे हो। हीटिंग की बात करें तो देखो, जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी। अब देखो हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो एक्सपेंशन में तो ये तो क्या आएगा, टर्म नेगेटिव आएगी भाई, चेंज इन प्रेशर तो घटता है ना, तो डेल पी क्या होता है जनरली P2 माइनस के P1 है, तो ये तो कम ही होगा, तो ये तो आ गया नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब जब हीटिंग प्रोड्यूस होगी तो ये टर्म क्या आएगी, पॉजिटिव आनी चाहिए, डेल टी पॉजिटिव आना चाहिए, टर्म क्या आ गई, पॉजिटिव, तो ओवरऑल टर्म क्या आ गई, नेगेटिव। तो इसका मतलब है जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो है इट इज लेस देन जीरो। यदि वो लेस देन जीरो है इट मीन्स हीटिंग इज देयर, ठीक है। तो हीटिंग किस किस गैस में, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियोन है, तो इन गैसेज में क्या होती है, हीटिंग प्रोड्यूस होती है। तो ये ध्यान रखना, समझ में आया। कहाँ पे, ऑर्डिनरी टेम्परेचर, या मैं बात करूँ रूम टेम्परेचर पर, इन गैसेज में हीटिंग प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जो रिपल्सिव फोर्सेज होते हैं इन गैसेज में डोमिनेट होते हैं। तो जब रिपल्सिव फोर्स इज देयर, तो रिपल्सिव फोर्स इज देयर, पार्टिकल्स विल नॉट रिमेन वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज नहीं होंगे, वो दूर जाना चाहेंगे, और हम भी गैस को क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, समझ में आया। तो क्या होगा, पार्टिकल्स रिपल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वो तो दूर जाएंगे, और हम भी गैस को क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना, एक्सपेंशन कर रहे हैं, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, समझ में आया। और काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो दे विल, गैस का जो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीटिंग प्रोड्यूस होगी। तो जैसे मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे अपार्ट, पोटेंशियल एनर्जी जो है इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, लीडिंग टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन है, जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट की मैं बात कर, जूल थॉमसन एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जिसे हम गैस लिक्विफिकेशन या रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इस टर्म्स को ना हम डेराइव करेंगे, ठीक है। कैसे डेराइव करना है, ध्यान से देखो। हम जानते हैं, जैसे मैंने कल भी आपको प्रूफ किया था कि एंथैल्पी जो होती है कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मैं डिफरेंशियल चेंज क्या लिख सकता हूँ एंथैल्पी में, डेल एच अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, प्लस डेल एच अपॉन में डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये टर्म तो भाई जीरो हो जाएगी, समझ में आया, क्योंकि आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है, तो ये टर्म क्या होगा, जीरो। तो मेरे पास क्या बचेगा, सिंपली डेल एच अपॉन में डेल टी पी, मैं इसको इधर लेकर आ जाता हूँ, और ये डेल टी अपॉन में डेल अपॉन में एच, ठीक है ना, समझ में आया। और ये मेरे पास माइनस के डेल एच अपॉन में डेल पी, ठीक, इधर मैं टर्म लेके आ गया, डेल पी मेरे पास डिनोमिनेटर में चला गया, ठीक है ना, समझ में आया। और यही तो क्या होता है, यही मेरे पास कोफिशिएंट होता है। कौन सा कोफिशिएंट होता है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज इक्वल टू, समझ में आया, ठीक है, माइनस के डेल एच अपॉन में डेल पी अपॉन में टी। और ये क्या होता है, हम जानते हैं जो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल एच अपॉन में डेल टी पी, ठीक है, समझ में आया। तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये मेरे पास एक तरीके से जनरल टर्म आ गई। सो दिस इज वो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। तो ये चीज़, ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन क्या है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये काफ़ी बार क्या होता है, आपको एंथैल्पी दे देगा, तो हम क्या करेंगे, प्रेशर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और हमें अपना क्या मिल जाएगा, जूल थॉमसन कोफिशिएंट मिल जाएगा, ठीक है। और यदि हमें एंथैल्पी नहीं दे रखा है तो हम इसको फर्दर भी सोल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं जो जनरल फंक्शन होता है, वो जो जनरल फॉर्म होती है एंथैल्पी की, वो डिफरेंशियल फॉर्म में यदि हो तो हम उसको कैसे लिखते हैं। अब देखो, हम जानते हैं, अब हमें क्या इवेल्युएट करना है, डेल एच अपॉन में डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये टर्म मुझे इवेल्युएट करनी है। तो जो थर्मोडायनेमिक आइडेंटिटी होती है डेल एच, वो ये होती है, ठीक है। अब आपको ये कैसा आई, तो मैंने आपको याद रखने का भी तरीका बताया था कि हम थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से याद रख सकते हैं, जैसे स्पेशल प्रोग्राम ऑन टी वी, और ये दो एरो हम नीचे की तरफ लगाते हैं, ठीक है। और फिर क्या लिखते हैं, हैप्पी गर्ल फाइंड अम्ब्रेला, ठीक है। लेकिन हमें और तो चाहिए, हमें गिब्स एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये सब तो कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इन पर ध्यान देना है। तो ये क्या है, एच, तो इसका मतलब डेल एच इज इक्वल टू, है ना, पी और एस इज देयर, ठीक है। तो देखो डेल एस, और मैं क्या लिखूंगा, डेल पी, ठीक है। अब देखो डेल एस भी लिख लिया और डेल पी भी लिख लिया। अब मैं पी के साथ साथ चलूंगा, तो मैं एरो के साथ साथ चल रहा हूँ, तो यानी मेरे पास प्लस के वी आएगा। और फिर मैं एस से चलूंगा, एरो के डायरेक्शन में जा रहा हूँ साथ साथ टी, तो प्लस के टी आ गया। सो दिस इज हाउ वी राइट डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एंथैल्पी, ठीक है, समझ में आई बात। ये मैंने बताया हुआ है आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, हम डेराइव हम इसको कर सकते हैं। तो मेरे को ये टर्म चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड देखो, यदि मैं इसको डिवाइड कर दूँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, तो देखो क्या आएगा, ठीक है, टी डेल एस अपॉन में डेल पी, समझ में आया। और मेरे पास क्या बचेगा, वी, ठीक है। इससे ये आ गया मेरे पास, मैंने डिवाइड कर दिया दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, समझ में आया। अब देखो
टी। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ मैक्सवेल रिलेशन से, तो मेरे पास देखो क्या बन रहा है, स्पेशल और ये नीचे क्या है पी है, तो यानी स्पेशल प्रोग्राम ऑन टी वी ऐसे चला होगा, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टी वी। ठीक है, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज चलाऊँ तो मैं क्या लिखूंगा, डेल एस अपॉन में डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, डेल वी अपॉन में डेल टी और ये डेल वी अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है ना, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज चलाऊँ तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन, तो मेरे पास ये आ जाएगा यहाँ पे डेल वी अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्लस के पी। ठीक है, तो मैं सिंपली उठा के डेल एच अपॉन डेल पी मैं यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, तो वही देखो डेल एच अपॉन डेल पी क्या है मेरे पास, ये तो वी माइनस के टी डेल वी अपॉन डेल टी। तो देखो सिंपली, तो मेरे पास जूल थॉमसन कोफिशिएंट मुझे प्रूफ करना था और ये मैंने यहाँ पर जो एक्सप्रेशन निकालना था वो हमने निकाल दिया। ठीक है, समझ में आया। अब देखो माइनस साइन था ना, तो ये मैं टी डेल वी अपॉन में डेल टी पी प्लस के ये था ना, तो माइनस साइन अंदर ले लेंगे तो मेरे पास सिंपली क्या आ जाएगा, ठीक है ना, ये टी डेल वी अपॉन में डेल टी और ये माइनस के वी, ये आ गया मेरे पास। तो यही इंपॉर्टेंट है, ये एक्सप्रेशन एग्जाम में आपको प्रूफ करने के लिए पूछ सकता है। ठीक है, अब और क्या है, अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्विवेलेंटली। ठीक है, तो ये तो डेल टी अपॉन डेल पी है ही है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट। तो देखो यदि मैं क्या करता हूँ यहाँ पर वी अपॉन टी को डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो अब गौर से यदि आप देखना टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में मैं वी अपॉन टी को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है ना, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन टी एज इट इज़ रखो, फिर डेल वी अपॉन में डेल टी कर दिया। ठीक है, समझ में आया। और फिर मैं माइनस के वी लगाऊंगा क्योंकि मैं 1 अपॉन टी का डिफ्रेंशिएशन करूंगा। ठीक है ना, वी मैंने बाहर रखा और 1 अपॉन टी का डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, और माइनस के 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। अब इससे यहाँ से देखो बाहर टी स्क्वायर ले लूँगा तो ये टर्म आ जाएगी मेरे पास। समझ में आया। तो बेसिक सा बेसिक वो है, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, कोई डाउट है तो देखो अब ये हो गया हमारे पास। तो जो फॉर फाइनाइट चेंज इन प्रेशर, तो यदि मैं फॉर फाइनाइट चेंज इन प्रेशर निकालना चाहूँ तो देखो इस एक्सप्रेशन से हम निकाल सकते हैं। ध्यान से यदि आप देखो तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, डेल टी इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये प्रेशर को उधर लेके चले जाओ, है ना, इंटीग्रेशन कर दो, ये P1 P2 और ये 1 अपॉन में Cp। ठीक है, तो हम इससे अच्छा है क्या आता है, हम फर्दर इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यदि हम फर्स्ट एक्सप्रेशन ले ले तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को यदि मैं लूँगा तो डेल वी अपॉन में डेल टी पी माइनस के वी और ये डी पी। ठीक है, अब ये तो इनफाइनेटिमल चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए हो गए ये दोनों एक्सप्रेशन। तो यदि हमें फॉर फाइनाइट चेंज इन प्रेशर चाहिए तो हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको फर्दर भी सोल्व किया जाएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो बस आपको फिलहाल इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो जूल थॉमसन एक्सपेंशन में देखो पहला प्रेशर तो ज़्यादा होगा, दूसरा प्रेशर कम होगा क्योंकि हम एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो डीपी तो हमेशा नेगेटिव आएगा। तो वही मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि जब कूलिंग होगी तो कूलिंग के केस में क्या होगा, जीटी जो टर्म होगी ये ज़्यादा होगी। ठीक है, समझ में आया। और जब हम गैस को कूल करेंगे तो हम उसको फर्दर लिक्विफाई कर सकते हैं ना, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कैन बी देयर। हम फर्दर उसको कूल करके उसके पार्टिकल्स को इतना पास ले आएंगे गैस के कि वो लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। अब देखो नेगेटिव वैल्यू जो होती है वो हीटिंग के लिए होती है ड्यूरिंग एक्सपेंशन, ये भी मैंने बताया था, व्हेन जीटी इज लेस देन 0, है ना। ठीक है, लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले हाउ हीटिंग विल बी देयर। तो यदि लेस देन 0 आता है तो हीटिंग प्रोड्यूस होगी, और यदि ये इक्वल टू 0 आए, इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0 तो ये तभी आएगा जब डेल्टा इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कोई हीटिंग होगी ना ही कोई कूलिंग होगी, यानी सीधी सी बात है कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। तो जब टेम्परेचर में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है इट मीन्स वो जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो जो साइन है ना, साइन जूल थॉमसन कोफिशिएंट का वही डिटरमाइन कर रहा है कि भाई कूलिंग होगी तो ग्रेटर देन 0, हीटिंग होगी तो लेस देन 0 और इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब आइसोथर्मल है, कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ है ड्यूरिंग आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन या ड्यूरिंग जूल थॉमसन एक्सपेंशन। ठीक है, समझ में आई चीज़ें। अब देखो ध्यान से, अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान देने वाली है, आप गौर से देखना इस चीज़ को, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो मैं देखो इस चीज़ को, इसको हम समझे तो मैं ऐसे समझ सकता हूँ। तो जो मेरे पास देखो ये 0 हो गया, ठीक है, समझ में आया, और यहाँ पर पॉजिटिव टर्म होगी, यहाँ नेगेटिव, तो जो म्यू जेटी है, ठीक है ना। अब यदि ग्रेटर देन 0 होगा तो हमने देखा भी कूलिंग हो रही है, और हीटिंग कब हो रही है, जब लेस देन 0 है। ठीक है, समझ में आया। और जब तो इक्वल टू 0 जो है, इक्वल टू 0 पे हम कूलिंग से हीटिंग की तरफ जा सकते हैं या हीटिंग से कूलिंग की तरफ जाते हैं। तो एक ऐसा टेम्परेचर होगा जहां पर ट्रांजिशन होगा, समझ में आया। तो यानी इन्वर्जन हो गया, इन्वर्ट हो गई, हीटिंग से हम कहाँ पहुंच गए, हमने गैस को कूल कर दिया और कूलिंग गैस को हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो एक ऐसा टेम्परेचर हमें मिलेगा, तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। समझ में आया, क्या बोलते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर। तो जो ट्रांजिशन होगा ना, जो ट्रांजिशन होता है बिटवीन हीटिंग एंड कूलिंग, तो वो कब होगा, व्हेन जूल कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0। समझ में आया। तो जूल कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0 कहने का मतलब है ये जो टर्म ब्रैकेट में ये हम 0 लिख सकते हैं, है ना, समझ में आया। तो देखो ये टर्म 0 लिख दी, या मैं कह सकता हूँ वी अपॉन में टी। तो ये जो रिलेशन आई है ना, ये
ठीक है ना, del V अपॉन में del T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू V अपॉन टू। दिस रिलेशन डिफाइंस इन्वर्जन कर्व। ये रिलेशन क्या डिफाइन करते हैं? इन्वर्जन कर्व को डिफाइन करती है। अब ये इन्वर्जन कर्व क्या है? तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको, क्या बताया था, ध्यान से देखना। मैंने बताया था कि यदि हम गैस का प्रेशर को घटाते जाएं, मान लो हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वेयर एंथैल्पी इज कांस्टेंट, तो हम प्रेशर घटा रहे हैं यानी एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ रहा है। तो फिर मैंने बताया था फिर एक ऐसा टेम्परेचर आता है कि गैस जो है वो एक ऐसा प्रेशर आता है जहाँ पर गैस का टेम्परेचर घटने लगता है। तो जैसे हम सॉरी माफ़ी चाहूँगा, तो गैस को एक्सपेंड करेंगे यानी प्रेशर घटाएंगे, तो पहले तो टेम्परेचर बढ़ता है, हीटिंग हो रही है, और फिर टेम्परेचर बाद में घटने लगता है। समझ में आया? तो इट इज़ परफॉर्म्ड एट कांस्टेंट एंथैल्पी। तो उसी तरीके से आप देख सकते हो, ये एक हमने डायग्राम लिया है ना। तो मैं यदि एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूँ और जिसमें वहाँ पर मैं एंथैल्पी कोई दूसरी वैल्यू लिखता हूँ और वो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट मेरे पास क्या रहते हैं, कांस्टेंट। तो ऐसे एंथैल्पी कर्व कैसे बनता है मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है ना। फॉर द टाइम बिंग आई एम जस्ट रिविजिटिंग इट। समझ में आया? तो ये हो गया। तो हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं, तो ऐसे हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व्स बनते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो पॉइंट मिल रहा है, एक पॉइंट हमें ये मिला, एक पॉइंट हमें ये मिला, एक पॉइंट हमें ये मिला। ठीक है, तो ऐसे मैं यहाँ पे यदि बनाऊँ तो एक पॉइंट हमें मिला, तो इस पॉइंट से इधर जाऊँ तो देखोगे जैसे जैसे प्रेशर घट रहा है तो देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, और मैं जब इस पॉइंट से नीचे आ रहा हूँ तो ऐसे प्रेशर मैं और घटा रहा हूँ तो देखो टेम्परेचर घट रहा है। तो इधर तो हीटिंग प्रोड्यूस हो रही है और इधर क्या हो रही है, कूलिंग प्रोड्यूस हो रही है। तो ऐसे देखो बहुत सारे कर्व यहाँ पर बनाए हुए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट जो है यहाँ पर जो पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर क्या होगा, इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक है, तो इससे इधर तो हो रही है हीटिंग और इससे अंदर क्या हो रही है, कूलिंग। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया मैंने, तो देखो मेरे पास ये ग्राफ बना है। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ बनता है। समझ में आया? तो ये ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, तो यही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन कर्व बोलते हैं। समझ में आ गई चीज़ें? तो ये हीटिंग इफ़ पॉइंट लाइज इफ सम पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर इज देयर, ठीक है ना, और गैस उस प्रेशर और टेम्परेचर पर है, ठीक है ना, और वो इन्वर्जन कर्व से बाहर है तो हीटिंग प्रोड्यूस होगी। यदि गैस हमारे पास है और हमने देखा उसका कुछ प्रेशर है उसमें और कुछ उसके पास कुछ टेम्परेचर है, तो यदि मैं फर्दर एक्सपेंड करूंगा तो कूलिंग ही होगी। समझ में आया? अब मान लो आपके पास कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में गैस है और उस गैस का आपने देखा टेम्परेचर कुछ है, तो उस गैस का टेम्परेचर कुछ सपोज मिला आपको, ठीक है, और आपने देखा उसका कुछ प्रेशर है, तो आप उसको जो फर्दर डिक्रीज करोगे तो देखो आपने देख, तो ये तो इन्वर्जन कर्व से बाहर आ रहा है पॉइंट, यानी वो हीट होगी गैस एक्सपेंड करने पे। ठीक है, समझ में आई चीज़ें? इन्वर्जन कर्व पे होगा तो यानी यानी इन्वर्जन कर्व पर है तो नहीं, वो इन्वर्जन टेम्परेचर पर है, तो इन्वर्जन टेम्परेचर से नीचे की तरफ आएंगे तो कूलिंग होगी। ठीक है, तो इन्वर्जन कर्व डिफाइन करते हैं ये रिलेशन हमारे पास। तो जो द लोकस ऑफ पॉइंट्स है ना, तो ये जो सारे पॉइंट्स जो है ना, देखो ये जो सारे पॉइंट्स है, ये जो सारे पॉइंट्स है मैक्सिमम जो है, थोड़ा ग्राफ से आपको लग नहीं रहा होगा, मैक्सिमम है। ठीक है ना, तो यदि मैं थोड़ा सा ना और अच्छे से इसको यदि मैं बनाऊँ, आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द मैक्सिमम्स, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, ये जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, ये जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, एट दीज मैक्सिमम पॉइंट्स जो हमारे पास लोकस है ना, लोकस ऑफ ऑल दीज मैक्सिमम पॉइंट्स एट विच जूल थॉम्सन कोफिशिएंट इज इक्वल फॉर्म्स इन्वर्जन कर्व। यही तो इन्वर्जन कर्व बना रहे हैं। ठीक है, और ये मैक्सिमम कोरस्पॉन्ड्स करता है आइसेंथैल्पिक कर्व का। तो ये जो आइसेंथैल्पिक कर्व बनाया ना हमने, ये ठीक है ना, ये आइसेंथैल्पिक कर्व है, तो इस आइसेंथैल्पिक के कर्व के क्या है, मैक्सिमम है। आप खुद देखो यहाँ पर मैं स्लोप डालूँ तो स्लोप क्या होगा, ये वाई है, ये एक्स है, तो स्लोप तो डेल टी अपॉन डेल पी तो होगा एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी। समझ में आया? तो स्लोप जीरो आएगा। कोई डाउट है? तो इन्वर्जन कर्व जो है 2 डिस्टिंक्ट रीजन्स में बांट देता है। पहला इनसाइड इन्वर्जन कर्व, इनसाइड हमने देखा कि अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट होगी यानी कूलिंग होगी, सीधी सी बात है। और आउटसाइड इन्वर्जन कर्व क्या होगा, हीटिंग होगी, यानी वहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट होगी। ठीक है, समझ में आया? और इन्वर्जन टेम्परेचर क्या, जिस टेम्परेचर पर हमारे पास कोफिशिएंट क्या आ जाए, जीरो, वही क्या होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो यदि मैं फिर से इसको बताऊं, ये मेरे पास कोई एक आइसेंथैल्पिक कर्व हो गया, तो यदि मैं प्रेशर डिक्रीज करूंगा तो पहले टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर इसके बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा फिर टेम्परेचर घटने लगेगा, और ये जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है घटना वही इन्वर्जन टेम्परेचर है। समझ में आया? क्योंकि उसके बाद में कूलिंग होने लगी है, पहले हीटिंग हो रही थी, इन्वर्ट हो गया सब कुछ। ठीक है ना, समझ में आया? और यहाँ पर ये स्लोप क्या आएगी, मेरे पास जीरो आएगी। ठीक है, तो यदि एबव इन्वर्जन टेम्परेचर की यदि मैं बात करूँ तो नहीं, ये हीटिंग प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर यानी इस टेम्परेचर से नीचे है ना, ये कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा, क्या होगी, कूलिंग प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो एक और बात जो है, कोई भी गैस हो ना, हर गैस का एक इन्वर्जन टेम्परेचर होता ही होता है। जब हर गैस का एक इन्वर्जन टेम्परेचर है, इसका मतलब ये हुआ कि इफ गैस पोजेस अ कैरेक्टरिस्टिक इन्वर्जन टेम्परेचर बिलो विच कूलिंग ओकर्स एंड अबव विच हीटिंग ओकर्स। समझ में आया? कहने का मतलब देखो क्या है कि
गैस जो है ना, मतलब हर गैस का एक इन्वर्जन टेम्परेचर होगा। यदि गैस इन्वर्जन टेम्परेचर से अबव लाई करती है, मान लो यहाँ लाई करती है, उसका कुछ प्रेशर टेम्परेचर है, ठीक है, तो क्या होगी, हीटिंग प्रोड्यूस होगी। और यदि गैस जो है इन्वर्जन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर है, मान लो यहाँ पर है, तो उसमें कूलिंग प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो कूलिंग होने के लिए गैस का जो टेम्परेचर है, इट हैज़ टू बी प्री कूल्ड बिलो इट्स इन्वर्जन टेम्परेचर, ठीक है। या हम ऐसा कह सकते हैं, गैस में यदि हमें कूलिंग प्रोड्यूस करनी है, क्या प्रोड्यूस करनी है, कूलिंग प्रोड्यूस करनी है, तो जो उसका इनिशियल टेम्परेचर है वो इन्वर्जन टेम्परेचर से बिलो ही होना चाहिए। यदि इन्वर्जन टेम्परेचर से एबव है तो हीटिंग हो जाएगी। समझ में आया, ठीक है। इट हैज़ टू बी, कोई डाउट है, इट हैज़ टू बी प्री कूल्ड। यदि पहले से ठंडा करना है तो इन्वर्जन टेम्परेचर से बिलो पर ही हमें करना पड़ेगा, इन्वर्जन टेम्परेचर पर, ठीक है। अब देखो जूल थॉमसन कोफिशिएंट एज अ सम ऑफ टू इफेक्ट्स। अब जूल थॉमसन कोफिशिएंट को हम एज अ सम ऑफ टू इफेक्ट्स पढ़ते हैं। तो देखो हमने जूल थॉमसन इफेक्ट जब पढ़ा था तो हमने जो जनरल फॉर्म एक्चुअली में बनाई थी यही तो बनाया था हमने, ठीक है। डेल एच अपॉन में डेल पी, ये एक्सप्रेशन हमने निकाला था। फिर हमने फर्दर देखा था कि डेल एच को भी यदि हम लिखें डिफरेंशियल फॉर्म में तो फर्दर सोल्व किया था, ठीक है। लेकिन हम और एक और कुछ तरीके से इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो हमारे पास एंथैल्पी क्या होता है, एच इज इक्वल टू यू प्लस के पी भी तो होता है। मैं यदि अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट करूँ प्रेशर के रेस्पेक्ट में एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में आ जाएगा। तो देखो डेल यू अपॉन में डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस, और ये पी वी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। समझ में आया, ये टर्म कुछ नहीं करनी, उठा के रख दो आप, बस हो गया खत्म कहानी। तो मेरे पास ये एक और एक्सप्रेशन बन गया इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, हम इसको कह सकते हैं, है ना। इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में मैंने क्या निकाल दिया, जूल थॉमसन कोफिशिएंट। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब देखो ध्यान से, तो ये जो द टू टर्म कोरस्पॉन्ड्स टू टू डिस्टिंक्ट डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। अब आइडियल गैस बिहेवियर से ना डिस्टिंक्ट डेविएशन है। अब क्या होगा, आइडियल गैस से कैसे डेविएट हो रहा है भाई। आइडियल गैस के लिए क्या होता है, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, है ना। समझ में, ये हमने जूल्स लॉ में पढ़ा था। जूल्स लॉ जब मैंने पढ़ाया था आपको, तो जूल्स लॉ से तो पता चलता है हमें कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ठीक है। अच्छा, आपको अगर डेविएशन कैसे हो रहा है, तो जो फर्स्ट टर्म है, अब देखो फर्स्ट टर्म यहाँ क्या पता चल रहा है, इंटरनल एनर्जी इज डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। समझ में, लेकिन आइडियल गैस के टर्म्स में तो ये टर्म जीरो आ जाएगी, ये टर्म जीरो आएगी ना आइडियल गैस के केस में, क्योंकि आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी प्रेशर पर निर्भर करती ही नहीं है। समझ में, सिर्फ टेम्परेचर पर निर्भर करती है। तो आइडियल गैस के केस में तो ये टर्म जीरो आएगी, लेकिन वैसे तो जीरो नहीं आएगी। समझ में, तो इसलिए डेविएट हुई ना आइडियल गैस से, ठीक है। तो पहली टर्म तो डिपार्चर है, मतलब दोनों ही टर्म डिपार्चर है फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। तो पहली टर्म को हम जूल्स लॉ से डिपार्च कर रही है, समझ में। अब दूसरी टर्म देखो, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं भाई क्या कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या होता है, बोयल्स लॉ होता है या नहीं होता है, बोयल्स लॉ, ठीक है। अच्छा, अब बोयल्स लॉ कह रहा है कि पी वी इज इक्वल टू क्या है, कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यदि पी वी कॉन्स्टेंट टर्म है, कोई कॉन्स्टेंट टर्म है पी वी, तो पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, समझ में, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पी वी इज इक्वल, पी वी क्या होती है, कॉन्स्टेंट आती है। लेकिन हमने क्या देखा, इट इज डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो बोयल्स लॉ के हिसाब से तो ये टर्म कॉन्स्टेंट आनी चाहिए। तो अब जब ये कांस्टेंट आ गई तो ये टर्म जीरो होनी चाहिए। ये वाली टर्म जब पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो ये तो टर्म एट कांस्टेंट टेम्परेचर बोयल्स लॉ के हिसाब से ये जीरो होनी, वो कांस्टेंट होगी, तो ये टर्म ही डिफरेंशिएट नहीं होगी ना, जीरो आना चाहिए ना, क्योंकि पी वी कांस्टेंट है उसके हिसाब से। लेकिन रियलिटी में क्या है, फॉर गैसेस ये तो देख रहे हैं हम कि कुछ आया है टर्म विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर डिफरेंशिएट हो रहा है, तो डेविएट हुआ नहीं हुआ बोयल्स लॉ से। समझ में आया भाई, बोयल्स लॉ तो कह रहा है टर्म कांस्टेंट है, हम तो यहाँ देख रहे हैं कि इट इज गेटिंग डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, ठीक है। तो ये डिपार्चर हुआ ना बोयल्स लॉ से, तो बोयल्स लॉ से क्या होगा, डिपार्चर हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो परफेक्ट गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए बोथ डेविएशंस जो हैं ये क्या आएंगे, जीरो, है ना। समझ में आया, ठीक है। तो क्योंकि आइडियल गैस के लिए क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है या नहीं होता है। देखो पहली टर्म तो आइडियल गैस के लिए जीरो वैसे ही हो जाएगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो प्रेशर के रेस्पेक्ट में होती नहीं, तो ये टर्म पहली टर्म तो जीरो आइडियल गैस के लिए। दूसरा, आइडियल गैस के लिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हम कांस्टेंट टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में करें तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट होगी, यानी पी वी कांस्टेंट हो गया, तो ये भी टर्म जीरो आनी चाहिए, तो यानी ये क्या आएगा, जीरो आएगा, है ना। तो आइडियल गैस के लिए जो मेरे पास जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता है वो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। समझ में। और भी कई तरीके होते हैं जीरो निकालने के आइडियल गैस के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बस अभी ये जो मैं चीज़ें अभी बता रहा हूँ इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जूल तो ये हमने देखा, तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो है जीरो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जीरो होता है, इसका मतलब गैस परफेक्ट गैस की तरह काम करेगी। रियल गैस के लिए बात करें तो फर्स्ट टर्म जो है हमेशा कूलिंग प्रोड्यूस करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, ठीक है। जो डेल यू अपॉन में डेल पी है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, ये हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगी, कूलिंग प्रोड्यूस करेगी हमेशा। और जो ये वाली टर्म है, ये हमेशा टर्म जो है ये हीटिंग भी प्रोड्यूस कर सकती है और ये कूलिंग भी प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि भाई प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है। समझ में आया। अब कैसे, अब देखो जब एक्सपेंशन होगा,
एक्सपेंशन जब होगा तो प्रेशर तो क्या होगा, कम होगा ही। तो जब एक्सपेंशन होता है तो एक्सपेंशन में जो मेरे पास मतलब जब अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेज में क्या होगा, जब गैस को हम एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंशन में जो मेरे पास पार्टिकल्स होंगे तो वो दूर दूर होंगे, समझ में, दूर दूर जाएंगे। लेकिन रियल गैसेस में क्या होता है, पार्टिकल दे हैव अट्रैक्टिव फोर्सेज अमंग देम, ठीक है ना। तो गैस विल हैव टू डू सम वर्क टू एक्सपेंड इट, टू मूव द पार्टिकल्स फर्दर अवे। तो उसकी इंटरनल एनर्जी में क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में उसकी कमी आएगी। इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी तो कूलिंग प्रोड्यूस होगी, और हमेशा एक्सपेंशन में ऐसा होगा तो हमेशा कूलिंग होगी। तो ये हमेशा टर्म कूलिंग प्रोड्यूस करेगी। ये कूलिंग और हीटिंग प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा तो किस पर निर्भर करेगा, क्योंकि देखो हमारे पास जो पी वी इज इक्वल टू सम कुछ ना कुछ तो आएगा मेरे पास, कोई भी गैस है, समझ में आया मैं कह रहा हूँ, तो कुछ प्रोडक्ट होगा तो उसका भी प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि जब हमने अभी देखा ध्यान से कि यदि मेरे पास प्रेशर और सपोज टेम्परेचर जो है, ठीक है ना, वो मेरे पास इन्वर्जन टेम्परेचर से बिलो लाई करता है ना, सपोज ये इन्वर्जन टेम्परेचर होगा और वो बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर से बिलो लाई करता है ये पॉइंट, तो मेरे पास हीटिंग प्रोड्यूस होगी। सॉरी, अबव इन्वर्जन टेम्परेचर से अबव होगा तो हीटिंग प्रोड्यूस होगी, और बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर होगा तो कूलिंग प्रोड्यूस होगी। तो सेकंड टर्म में कंट्रीब्यूट टू हीटिंग और कूलिंग डिपेंडिंग ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर, क्या प्रेशर है और क्या टेम्परेचर है इनिशियली गैस का, समझ में आया। तो देखो पहली टर्म तो कूलिंग प्रोड्यूस कर रही है, दूसरी टर्म हीटिंग और कूलिंग प्रोड्यूस कर रही है। तो जो नेट इफेक्ट होगा ना, नेट इफेक्ट इन दोनों टर्म्स का है ना, तो मैंने क्या बताया, पहली टर्म कूलिंग प्रोड्यूस कर रही है, दूसरी हीटिंग भी कर सकती है, कूलिंग भी कर सकती है। तो जो नेट इफेक्ट है वही डिसाइड करेगा कि भाई कूलिंग हो रही है कि हीटिंग हो रही है, समझ में आया, या जीरो होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो नेट इफेक्ट जो है डिपेंड्स ऑन द इंटरप्ले ऑफ दीज टर्म्स, ठीक है, हाउ दीज टू इंटरप्ले विद ईच अदर विल डिसाइड वेदर हीटिंग कूलिंग और वेदर नो चेंज इन द टेम्परेचर विल बी देयर, ठीक है। तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो गया, जीरो होगा, कोई डाउट है। अब बात करते हैं, देखो इन्वर्जन कंडीशन हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो देखो हम इन्वर्जन कंडीशन कब आती है, इन्वर्जन कंडीशन तभी तो आती है जब जूल थॉमसन कोफिशिएंट जीरो होता है। तो ये तो पॉइंट होता है जहाँ पे इससे अबव हीटिंग हो रही है, इससे बिलो कूलिंग हो रही है, यहीं से तो इन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। तो इन्वर्जन टेम्परेचर कंडीशन हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जूल कोफिशिएंट वेनिश हो जाता है ना, जब कूलिंग जो है डेविएशन फ्रॉम जूल्स लॉ कैंसिल कर देगी एग्जैक्टली हीटिंग ड्यू टू बॉयल्स लॉ, समझ में आया। जब इसका कूलिंग इफेक्ट इसके हीटिंग इफेक्ट को कैंसिल कर देगा तो ये टर्म क्या आएगी, जीरो आएगी, ठीक है। तो देखो ये ब्रैकेट वाली टर्म जीरो होगी, समझ में आया। और थर्मोडायनेमिक आइडेंटिटीज हम लगा के ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये इसी में कन्वर्ट हो जाता है, कि ये वही प्रीवियसली कंडीशन यही तो है, क्योंकि हमने निकाला क्या था, यही तो निकाला था 1 में CP T डेल V अपॉन में डेल T, है ना, माइनस के V, ठीक है, यही तो था। तो इसको जीरो करोगे ये टर्म जीरो होनी चाहिए इन्वर्जन कंडीशन के लिए, तो यही तो इन्वर्जन कंडीशन हमने पहले भी प्रूफ की थी, समझ में आया, ठीक है, कोई डाउट है। ये इन्वर्जन कंडीशन हमने पहले प्रूफ की थी, अब ये आई है, तो इससे हम सिंपली यहाँ पर आ जाएंगे, दोनों सेम ही है, सिमिलर कंडीशन है, नथिंग एल्स, ठीक है। बस ध्यान रखना, आप एग्जाम में आपको कुछ भी दे देगा, आप सपोज जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो है इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में दे दिया और आपसे इन्वर्जन कंडीशन पूछ ले, तो पता होना चाहिए ना ये आएगी, है ना। और इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में जूल कोफिशिएंट नहीं दिया तो इन्वर्जन कंडीशन आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इंटीग्रल जूल केल्विन कोफिशिएंट की। अब देखो हमने अभी अपना भाई देखो हम जानते हैं कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट हमारे पास ये है ना, समझ में आया। तो वेयर डेल चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर इज देयर, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इनफाइनेस्टिमल टेम्परेचर चेंज, है ना। तो सो फार हमने जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट पढ़ा है उसमें इनफाइनेस्टिमल टेम्परेचर चेंज ही तो होता है ड्यू टू ड्रॉप इन इनफाइनेस्टिमल प्रेशर अंडर कांस्टेंट एंथैल्पी। लेकिन कंडीशन में यदि थोड़ा सा कुछ और हम चेंज करें, है ना, यदि हमारे पास जो प्रेशर है ग्रेडियंट है जो मतलब प्रेशर में चेंज हो रहा है व्हेन गैस पासेस थ्रू पोरस प्लग, वो बहुत ही स्मॉल हो, फाइनाइट चेंज आए प्रेशर में, ठीक है ना। फाइनाइट चेंज क्या है, फाइनाइट चेंज है, तो फाइनाइट चेंज ही टेम्परेचर में आएगा, तो फिर हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है। इनफाइनेस्टिमल चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू इनफाइनेस्टिमल प्रेशर इज देयर, तो ये कंडीशन ठीक है। लेकिन फाइनाइट चेंज आए तो हम डेल टी लिखेंगे, समझ में आया, ठीक है। तो हमें फिर इंटीग्रेशन से हम अपना आसानी से निकाल सकते हैं। सपोज डी पी इज देयर, तो मैं P1 और P2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा P2 माइनस के P1, समझ में आया। तो सम फाइनाइट चेंज इज देयर देन वी कैन राइट ए डेल पी, ठीक है। इफ फाइनाइट चेंज इज नॉट देयर तो हम उसको डिफ्रेंशिएट करके इनफाइनेस्टिमल टेम्परेचर जो है द प्रेशर के रेस्पेक्ट में कैसे होता है हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो फॉर फाइनाइट प्रेशर चेंज, है ना, तो हम इंटीग्रल जूल केल्विन को इफेक्ट यहाँ पर इट कम्स इनटू प्ले। अब देखो क्या ये तो है कुछ नहीं, देखो CP को आप ऊपर लेके जाओ, प्रेशर को इधर लेके जाओ, तो CP dt और ये T1 और T2 टेम्परेचर, ठीक है, समझ में। P1 प्रेशर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा है क्योंकि प्रेशर वाली टर्म इधर चली गई, ठीक है ना, कोई डाउट है। तो देखो यदि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर देन वी कैन राइट T2 माइनस के T1, ठीक है, ये LHS इसको मैं कह रहा हूँ। अब देखो
हम दो टर्म हमारे पास है, पहली टर्म एक तो ये है, दूसरी टर्म एक ये है। तो मैं यदि फर्स्ट टर्म की बात करूँ ना, फर्स्ट टर्म, तो हम इनको यदि सोल्व करें तो आप ध्यान से देखें, तो मैं फर्स्ट टर्म को क्या लिखूँ, देखो P1 P2 T डेल वी अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर dP, यही तो है फर्स्ट टर्म, समझ में आया। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट टर्म को मुझे सोल्व करना है, तो मैं क्या, हम साइक्लिक कंडीशंस का यहाँ पे अब इस्तेमाल करेंगे। अब साइक्लिक कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी तरीके हैं, मैंने अब लेक्चर्स को यदि ध्यान से देख रहे होंगे तो आप समझ पाओगे। तो देखो हमारे पास क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, यही तो है। तो मैं प्रेशर को डिफरेंशिएट करता हूँ वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब वॉल्यूम ले लो, अब वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करता हूँ टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, प्रेशर कॉन्स्टेंट। अब मैं टेम्परेचर ले लेता हूँ, टेम्परेचर को, फिर मैं प्रेशर पर पहुँच जाता हूँ, ठीक है ना, साइक्लिक चलना है मेरे को, और इक्वल टू -1, ठीक है, समझ में आई बात। तो वही मैं यहाँ पे डेल वी अपॉन में डेल टी जो है मेरे पास, यही तो मुझे निकालना है, यहाँ पे पुट कर देंगे डेल वी अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डेल पी अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और ये उधर जाके डेल वी अपॉन में डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, समझ में आया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये माइनस भी आ रहा है ना, तो माइनस के, तो यहाँ के लिखूँगा P1 P2 टेम्परेचर, और ये डेल पी अपॉन में डेल टी वी, और डेल वी अपॉन में डेल पी टी, और ये dP, ठीक है। कोई डाउट है? तो एक्चुअली में यही चीज़ जो मैंने अभी लिखी है यही आ गया, समझ में। अब देखो दूसरा, अब देखो हमें क्या करना है, ये जो टर्म है ना, यदि आप इसको गौर से ध्यान से देखो इस वाली टर्म को, तो वॉल्यूम इज, देखो वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ, यदि मैं लिखूँ टेट टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना है ना प्रेशर के रेस्पेक्ट में, तो व्हेन वॉल्यूम इज डिफरेंशिएटेड, तो मैं यहाँ पर इसको कैसे लिखूँगा, तो dV इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्लस चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर dP। तो ये क्या है, डेल वी अपॉन डेल पी, क्या कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की बात हो रही है, तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर ये टर्म तो जीरो, dt जीरो हो जाएगा, तो मेरे पास dV क्या बचा, dV मेरे पास बचा डेल वी अपॉन में डेल पी टी dP, समझ में आया। तो ये जो पूरी टर्म है ना, इसको मैं dV लिख सकता हूँ, है ना, ये पूरी टर्म देखो डेल वी अपॉन डेल, इस पूरी टर्म को dV आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन dV के रेस्पेक्ट में होगा, तो ये जो मेरे पास लिमिट्स हैं ये भी चेंज हो जाएगी। तो देखो V1 V2, ठीक है, ये टर्म बिल्कुल एज इट इज़, ये टर्म एज इट इज़, ठीक है ना, और इसकी जगह मैंने क्या लिखा, समझ में आई बात। तो ये तो फर्स्ट टर्म हमने सोल्व की, तो ये तो फर्स्ट टर्म हो गई, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म को हम यहीं पे रखेंगे, और सेकेंड टर्म मेरे पास क्या है, माइनस के VdP, है ना। अब देखो हम इसको कैसे, VdP तो है, तो देखो ये मेरे पास क्या टर्म है, dPV को यदि मैं डिफ्रेंशिएट करूँ एक बार, हम इसको P बाहर ले लेंगे V के रेस्पेक्ट में, माइनस के V बाहर ले लेंगे P के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएशन, समझ में। तो VdP तो चाहिए मुझे, तो मैं ये VdP चाहिए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, PdV माइनस के dPV, ठीक है। तो ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब इस फर्स्ट टर्म को भी और सेकेंड टर्म को भी उठा के रख दो, तो अब देखो ध्यान से, ये ना, तो इसमें हमने रख देंगे। अब देखो ये हमारे पास, देखो ये आ गया, फर्स्ट टर्म तो देखो ये रही, ठीक है, और ये सेकंड टर्म मेरे पास ये आ गई, ठीक है ना, माइनस VdP था ना, तो ये देखो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो गया। अब सिंपल है, देखो CP में बाहर ले लूँगा तो T2 माइनस के T1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में मैंने इसको लिखा है। अब ये वाली टर्म है मेरे पास, तो देखो इसको इंटीग्रेशन जब मैं करूँगा तो क्या होगा, फर्स्ट लिमिट से सेकेंड लिमिट तक जाएगा, तो मेरे पास क्या होगा, P2 V2 माइनस के P1 V1, समझ में आया, ठीक है। कोई डाउट है? तो देखो माइनस है ना बाहर, इसलिए देखो P1 V1 हो गया, P2 V2 हो गया। अब फिर ये क्या, वॉल्यूम V1 V2 से V1 से लेके V2 तक PdV आ गया, और ये वाली जो टर्म थी मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख ली। तो ये इंटीग्रल फॉर्म में यदि आपसे पूछे जब फाइनाइट चेंज हो, तो देखो ये क्या है, ये डेल टी तो आया है, तो फाइनाइट चेंज आया है, ये हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इनफाइनाइट, इंटीग्रल जूल थॉम्सन कोफिशिएंट की बात कर रहे थे, अफेक्ट की बात, अफेक्ट सॉरी, ठीक है। तो ये इंटीग्रल जूल थॉम्सन अफेक्ट है। तो इंटीग्रल फॉर्म में जब भी पूछे आपसे तो कैसे टेम्परेचर डेल टी आएगा जूल थॉम्सन को एक्सपेंशन में, तो हम ऐसे निकालेंगे, समझ में आए बात। अब हम इसको फर्दर भी सोल्व कर सकते हैं, एप्लीकेशन निकाल सकते हैं वंडरवॉल गैस के लिए। तो वंडरवॉल गैस के लिए प्रेशर हम जानते हैं, P क्या होता है, P इज इक्वल टू A इज इक्वल 1 मोल के लिए V माइनस के B इज इक्वल टू RT सिंपली। तो प्रेशर में यदि निकालूंगा तो RT अपॉन में V माइनस के B, ये डिनोमिनेटर में चला गया A माइनस के B स्क्वायर, ठीक है। तो देखो मेरे पास दो इंटीग्रल सोल्व करने हैं, इस यही तो मेरे पास एक्सप्रेशन है, एक इंटीग्रल तो मेरे पास ये है और एक इंटीग्रल मेरे पास ये है, ठीक है। तो पहले इंटीग्रल में मेरे को प्रेशर रखना है, ठीक है। तो देखो पहला वाला इंटीग्रल तो ये रहा, तो V1 V2 PdV, तो देखो मैंने यहाँ प्रेशर की वैल्यू रख दी, ठीक है। अब यदि सोल्व करेंगे तो सिंपल है, देखो RT को मैंने बाहर लिख लिया एज अ कांस्टेंट, तो जब मैं RT एज अ कांस्टेंट बाहर लिखूंगा तो V माइनस के BB और dV आ गया, तो 1/x लोग की तरह काम करेगा, इसलिए देखो लोग V2 माइनस B और V1 माइनस के B, सिंपल है, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन -A/V² dV, तो इंटीग्रेशन से मेरे पास ये आ गया, सिंपल आप कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है,
समझ में आया? तो देखो 1/v² dv तो है, हम जानते हैं इसको मैं x की पावर -2 लिख सकता हूँ, यानी मैं -1/x लिख सकता हूँ। ठीक है, समझ में आया? तो माइनस बाहर थे प्लस हो जाएगा a, तो सिंपल इंटीग्रेशन है। अब दूसरा इंटीग्रेशन मेरे पास ये है, ठीक है, ये वाला है ना। अब मुझे क्या करना है, देखो t एज इट इज, अब डेल पी अपॉन डेल टी चाहिए, तो मैं मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वन डर वाल गैस के लिए, इसको यदि मैं टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये टर्म तो जीरो ही हो जाएगी पूरी की पूरी, है ना, और आर अपॉन वी माइनस के बी बचेगा, तो सिंपली रख दो। तो देखो टी तो एज इट इज था और ये आर अपॉन में वी माइनस बी मैंने रखा, समझ में आया? इसको इंटीग्रेट कर देंगे, आर टी बाहर ले लिया, तो 1/v माइनस बी 1/x की तरह काम करेगा, नहीं लोग 1/x हो गया, तो ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब इन दोनों टर्म का देखो क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, इसका इसके साथ डिफरेंस हो रहा है, तो ये जो दो टर्म है मेरे पास, इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो ये टर्म इससे कट जाएगी, यही तो बचेगा, है ना। तो देखो मेरे पास डिफरेंस जब मैं करूँगा तो यही मेरे पास बचेगा। ठीक है, समझ में आया? तो मेरे पास क्या बचा सिंपली, है ना, तो इसके स्थान पर मेरे पास सिंपली ये वाली टर्म आएगी यहाँ पर, और ये एज इट इज। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो वन डर वाल गैस के लिए हमने इसको यहाँ से ऐसे निकाल लिया। समझ में आई चीज़ें? फिजिकल इंटरप्रिटेशन की यदि बात करें तो देखो फर्स्ट टर्म जो है ये वर्क रिप्रेजेंट कर रही है, द नेट फ्लो, है ना, वर्क डिफरेंस बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट। तो जब पोरस प्लग से गैस पास होती है ना, तो यहाँ पे सपोज ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे P1 V1, ठीक है ना, तो इससे पास हो रही गैस, तो वर्क डन जो होगा, सपोज हमने किया यहाँ से इसको कंप्रेस करने में, तो सपोज P1 V1 है और यहाँ पर जो गेन होगा वर्क डन में वो क्या होगा, P2 V2 होगा। तो नेट डिफरेंस को यदि निकालना पड़े तो P1 V1 माइनस के P2 V2, तो ये नेट फ्लो है ना, गैस एक्सपेंड्स थ्रू पोरस प्लग्स फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन, तो इनलेट और ये आउटलेट। तो ये जो सेकेंड टर्म है, ये वाली टर्म है, जो ए जो होता है ये इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस को शो करता है ना, समझ में आया? तो सेकंड टर्म अकाउंट्स वर्क डन अगेंस्ट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस, है ना, बिकॉज ड्यूरिंग एक्सपेंशन इफ अट्रैक्शंस आर देयर देन तो क्या होगा, गैस एक्सपेंड होना चाहिए, तो इंटरमोलिकुलर एक्सटेंशंस अट्रैक्शंस के अगेंस्ट वो वर्क करेगी, तभी तो कूल होगी। समझ में आया? तभी क्या होगी, वो कूल होगी। समझ में आया? तो ये टर्म यदि ज़्यादा हो जाए, यानी ये वर्क यदि ज़्यादा हो जाए, इट मीन्स वर्क जो है ज़्यादा किया है गैस ने अट्रैक्शंस के अगेंस्ट, तो कूल ही तो होगी कि उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। तो देखो ये T2 माइनस T1 नेगेटिव आएगा, समझ में आएगा नहीं आएगा नेगेटिव, तो यानी पहला टेम्परेचर क्या है, कम हो गया, T2 कम हो गया। ठीक है ना, समझ में आया? तो ये तो फॉर कूलिंग T2 लेस देन होना चाहिए, वो अभी मैंने बताया, क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ये ज़्यादा होना चाहिए। और ठीक है, और यदि हीटिंग कब होगी, जब ये टर्म मेरे पास ज़्यादा होगी। ठीक है, समझ में आया? यानी व्हेन द इंक्रीज इन फ्लो वर्क, यानी एनर्जी कैरिड आउट बाय द गैस एक्सीड्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम अट्रैक्शंस। ठीक है ना, समझ में आई चीज़ें? तो ये है, तो वेरी सिंपल। स्पेशल केसेस की बात करें, ए जीरो हो जाएगा, बी जीरो हो जाएगा, आइडियल गैस केसेस में तो नहीं होगा, तो ये टर्म तो जीरो ही हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है, तो आइडियल गैस के केस में टर्म जीरो होगी, तो 1/Cp P1 V1 माइनस के P2 V2, कोई डाउट है? R अपॉन में Cp T1 माइनस के T2। अब देखो आइडियल गैस के केस में क्या होगा, ये जो टेम्परेचर है कोई चेंज होता है T1 माइनस के T2? देखो आप यदि ध्यान से देखो इसको, वेट, अब हमारे पास जो गैस है देखो T2 माइनस के T1 इज इक्वल टू 1/में Cp, तो ये तो जीरो हो गया, तो ये मेरे पास P1 V1 माइनस के P2 V2 आइडियल गैस की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये क्या होता है, NRT 1 मोल के लिए हम बात करें यदि, तो R बाहर आ जाएगा और ये क्या होगा, T1 माइनस के T2 माइनस के T1। समझ में आया? और यहाँ से हमें क्या पता चलता है, T1 इज इक्वल टू 0 और T2 इज इक्वल टू 0। बेसिक मैथमेटिक्स है, आप सोल्व कर लीजिए। समझ में आई बात? अच्छा, लार्ज एक्सपेंशन की यदि बात करें उस केस में क्या हो, लार्ज एक्सपेंशन का मतलब है फाइनल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाए, मैंने गैस जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाए। तो ऑलमोस्ट जब गैस बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगी तो यानी ये वाली टर्म जो है बहुत ज़्यादा हो गई, तो ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट हो जाएगी, मेरे पास 1/V बचेगा। ठीक है, तो ये आएगा, सिंपल है। ठीक है, यानी अट्रैक्टिव टर्म जो है प्रोवाइड्स एडिशनल कूलिंग, है ना, समझ में आई बात? तो क्योंकि ये क्या होता है, इट कोरस्पॉन्ड्स टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस। कोई डाउट है? तो ये था आज का हमारा लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार। है ना, क्योंकि देखो V बहुत ज़्यादा होगा तो ये टर्म पूरी नेगेटिव है, समझ में आया, है ना, तो ये ओवरऑल क्या करेगी, डोमिनेट करेगी, T2 माइनस T1 विल कम आउट टू बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।